अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। रमज़ान को आने में ना बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो मुझे ना कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करनी थी, कुछ मतलब पहले से ही तैयार करके रखना था चीज़ें। तो उसके लिए ना मुझे कुछ सामान चाहिए था, तो मैं चली गई थी मार्केट सामान लेने के लिए। वैसे तो हमारे यहाँ मंथ की फर्स्ट डेट में जो मतलब 1 तारीख होती है ना, उसी में सारी ग्रोसरी आ जाती है, या तो फिर मंथ के लास्ट में सारी ग्रोसरी आ जाती है। लेकिन कुछ चीज़ें जो थी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो मुझे रमज़ान के हवाले से लानी थी। जैसे कि चीनी, नमक, मिर्च वग़ैरह, कसूरी मेथी और उड़द की दाल जिससे हम दही बड़े बनाते हैं वो, कुटी हुई लाल मिर्च, जीरा और तेल और कुछ चाट मसाला वग़ैरह और कुछ और चीज़ें थी जो कि मुझे लानी थी। तो वो सारी चीज़ें मैं लेकर आ गई थी। खटाई पाउडर भी लेकर आई थी मैं, चाट मसाला था, पाव भाजी बनानी थी मुझे तो पाव भाजी का मसाला था, और जैसे कि रमज़ान में चिकन वग़ैरह, तंदूरी चिकन वग़ैरह बनता है, तो वो सारे मसाले मैं लेकर आ गई थी। और कुछ चीज़ें अभी रह जाती हैं जैसे कि रूह अफ़ज़ा वग़ैरह, वो मेरे जो शौहर जी हैं वो बाद में लेकर आ जाएँगे। इतनी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ये चीज़ें ले ली थी। अच्छा जी, ये सारे काम स्टार्ट करने से पहले ना मैंने देखा मतलब मुझे ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था, तो मैंने देखा मेरा ये जो मिक्सर ग्राइंडर है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो जो मैंने सॉल्यूशन बनाया था लास्ट वीडियो में आप लोग के साथ में शेयर किया था, उसी से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छा, ये आपको जो येलो-येलो सा दिखाई दे रहा है, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा पुराना है, करीब 5 साल पुराना हो गया है ये, लेकिन अभी भी बिल्कुल सही है और बहुत ही अच्छा चलता है। और कोई ये ख़ास ब्रांड का नहीं है, लोकल ब्रांड का है, लेकिन फिर भी बहुत इसने काम किया, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है। तो वक़्त के साथ में ना ये पता नहीं क्यों सफ़ेद था एकदम वाइट कलर का, लेकिन ये हल्का-सा येलो-येलो सा हो गया है। लेकिन मतलब अंदर जो इसकी चीज़ें हैं वो एकदम सही हैं, मशीन एकदम सही है, लेकिन ये थोड़ा-सा येलो हो गया है। तो इसको ना मैं बहुत ही हिफ़ाज़त से रखती हूँ, शायद इसी वजह से अच्छे से चलता है। तो मैंने सोचा चलो इसकी सफाई कर लेते हैं। एक्चुअली में ना मेरा जो ग्राइंडिंग जार है उसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई थी, तो उससे पानी जो था जब भी कोई चटनी वग़ैरह पीसते थे तो पानी उसका नीचे निकल आता था, जिसकी वजह से ना इसके जो अभी मैंने जहाँ पर साफ़ किया है, तो ये जो बुश होता है आई थिंक वहाँ पर, तो ये ना थोड़ी-सी गंदगी हो गई थी, इसमें पानी जम गया था। मुझे वक़्त नहीं मिला, मैं फटाफट से चीज़ें करती थी, उसके बाद में इसको मैं नहीं साफ़ कर पाई थी। तो 2-3 दिनों के बाद में जब देखा मैंने तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा-सा वक़्त है, इसे अच्छे से क्लीन कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप ना मिक्सर को अपने जो टूथपेस्ट होता है ना उससे भी क्लीन कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे से ये क्लीन हो जाता है। तो मिक्सर तो मेरा क्लीन हो चुका था, अब आ जाती है प्रिपरेशन की बारी। तो सबसे पहले मैंने ये जो मटर है ये मेरे घर से मेरी अम्मी ने छील कर भेजी थी, क्योंकि मुझे इतना वक़्त नहीं मिल पाता है कि मैं मटर को छीलूँ, काफ़ी टाइम लगता है। तो उन्होंने ढेर सारी मटर छील कर भेज दी थी, तो ये पॉलीथीन में रखी हुई थी, इस वजह से थोड़ी-सी ये नम सी हो गई थी। तो मैंने इसे ना एक ट्रे में डालकर पंखे के नीचे रख दिया ताकि ये अच्छे से सूख जाए, और अगर गीली रखेंगे तो फिर ये ख़राब होने के चांसेस रहते हैं इसमें। तो अच्छे से इसको सुखा लीजिएगा, उसके बाद में आप ये जो ज़िप लॉक बैग होते हैं ना उसमें भर कर जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से भरकर, और इसको ना एकदम मतलब इसकी एयर सारी निकाल दीजिएगा किसी स्ट्रॉ की हेल्प से। उसके बाद में इसको बंद कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप ना मटर को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ख़ैर इस तरह से भी स्टोर हो सकती है, लेकिन आप चाहें तो इसे हल्का-सा ब्लांच कर लीजिएगा, उबलते हुए पानी में डालकर उसमें थोड़ा-सा नमक डालकर, इसे नमक और शुगर डालकर इसे थोड़ा-सा ब्लांच करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही प्रेफ़र करती हूँ रखना। बहुत ज़्यादा थी नहीं तो इसलिए मैंने ऐसे रखा, अगर काफ़ी ज़्यादा मुझे स्टोर करनी होती तो फिर मैं उस तरीके से भी रख सकती थी। तो यहाँ पर 5 से 6 पैकेट हैं, और थोड़े पैकेट्स पहले से रखे हुए थे, तो मेरी अच्छी खासी मटर हो गई थी। और अगर अभी ज़रूरत लगी तो फिर और थोड़ी-सी मेरी मम्मी ने कहा था कि छील कर मैं भेज दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये पैकेट्स बनाकर और फ्रीज़र में रख दिए हैं। तो ये काफ़ी टाइम तक चलेंगे, 6 से 7 महीने तो कहीं नहीं गए, 6 से 7 महीने आराम से ये मटर चल जाती है।
अब बारी आती है अदरक लहसुन के पेस्ट की। तो रमज़ान में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि बैठकर लहसुन छीलें या फिर लहसुन छील के उसका पेस्ट बनाएं, क्योंकि पढ़ना लिखना ही इतना ज़्यादा होता है, वक्त का पता ही नहीं चलता है कब निकल गया। तो पहले से ही मैं ना अदरक लहसुन की तैयारी कर लेती हूँ। और वैसे भी अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है वो हम बनाकर फ्रिज में स्टोर करते ही करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना ये पूरे 1 महीने चलाना है। तो यहाँ पर जो लहसुन था वो छील लिया था, उसके बाद में अदरक को भी छील लिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 जगह पे ये चीज़ें निकाली थी कि थोड़ा सा जो लहसुन है उसको मैं स्टोर कर लूँगी छिला हुआ, क्योंकि कभी आपको चटनी वगैरह बनानी है या दाल को तड़का लगाना है तो छीलने का इतना वक्त नहीं होता है, तो वो मैं छील कर फ्रिज में स्टोर करती हूँ। और जो हरी मिर्च वाला था ना पोर्शन, तो उसको मैंने सोचा था कि हरी मिर्च और अदरक लहसुन साथ में पीसूँगी, लेकिन फिर मैंने हरी मिर्च हटा दिया था। मैंने सोचा कि हरी मिर्च का ना मैं सेपरेट पेस्ट बनाकर और उसे ना स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ पर ये अदरक लहसुन को मैंने पीस लिया था, थोड़ा-सा ऑयल डालकर पीसा था, मतलब इतना कि जो आपका पेस्ट है वो अच्छे से पिस जाए एकदम बारीक सा। तो ऑयल से ये ना एकदम प्रिज़र्व हो जाएगा और बिल्कुल भी हरा नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नमक भी डाल सकते हैं, इससे भी मतलब अच्छे से ये प्रिज़र्व हो जाता है, नमक प्रिज़र्वेशन का काम करता है। तो इसको ना आप इस तरह से आइस ट्रे में रख दीजिएगा। आप चाहें तो पूरी बॉटल स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, लेकिन मैं इसे फ्रीज़र में स्टोर करूँगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक चलेगा। और थोड़ा बहुत मैं नीचे फ्रिज में भी रख लूँगी। तो इस तरह से मैं ना आइस क्यूब बना लेती हूँ और ये बिल्कुल भी हरा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि जो ये जिंजर गार्लिक के जो क्यूब्स होते हैं वो हरे हो जाते हैं, लेकिन ये देखिए एकदम वैसे ही कि वैसे हैं। मैंने ये फ्रीज़र से निकाल कर आपको दिखाया है। थोड़ा-सा लाइट का वो पड़ रहा है, इसलिए आपको थोड़ा-सा डार्क कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये एकदम जिस कलर से मैंने इसको स्टोर किया था ना वैसे ही है। तो इस तरह से आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और आप उतनी क्वांटिटी में आइस क्यूब बनाइए जितना आपको चाहिए। तो मैंने आपने देखा ना कि मैंने 1 टेबल स्पून एक जो आइस क्यूब का वो होता है उसमें 1 टेबल स्पून डाला है। तो इतना ही मुझे एक चीज़ में चाहिए होता है, ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में खाना बनता है। तो इस तरह से आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसे ना एक एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी और उसके बाद में इसे फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब बारी आती है जी टमाटर की। तो जैसे ही टमाटर मतलब रमज़ान लगते हैं ना, पता नहीं सब्ज़ियों में क्या हो जाता है कि जो सब्ज़ियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो अभी तो टमाटर हमारे यहाँ 15 रुपए किलो हैं, और जैसे ही रमज़ान लगेंगे वो 30 से 40 रुपए किलो से ऊपर ही पहुँच जाते हैं। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारे यहाँ ही ऐसा होता है या आपके यहाँ भी ऐसा होता है जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगी ना, टमाटर को मैं स्टोर कर लूँगी। और अभी ठंड का भी मौसम है, तो इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, और फ्रीज़र में अगर स्टोर रहता है तो कोई इतनी मतलब वैसी चीज़ नहीं होती है, और अच्छे से चल जाता है, मतलब ख़राब नहीं होते हैं बिल्कुल भी। तो टमाटर को मैं ना यहाँ पर बारीक-बारीक जैसा कि हम सब्जियों में यूज़ करते हैं ना, उस तरह से कट कर लेंगे। उसके बाद में एक ट्रे लेनी है आपको, और ट्रे में उतना पोर्शन आपको रखना है जितना आपको एक सब्ज़ी में या फिर किसी भी करी में चाहिए हो। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से सारे जो पोर्शन है वो डिवाइड कर लूँगी। उसके बाद में मैं ना इसे फ्रीज़र में रख दूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा इसलिए बनाकर दिखाया है क्योंकि मैं पहले से ही कट करके स्टोर कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ी आपको क्वांटिटी दिखाई है। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रीज़ हो चुके हैं अच्छे से टमाटर के पीसेस। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसको ना किसी भी कंटेनर में रख दूँगी फ्रीज़र में। तो जब भी आपको यूज़ करना हो ना, आप इसे निकालिए और डायरेक्टली आप किसी भी सालन या फिर ग्रेवी में डाल दीजिए और इसको अच्छे से कुक कर लीजिए। बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं कि ये आपका फ्रीज़ किया हुआ टमाटर है। तो इस तरह से भी बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है, और रमज़ान के टाइम में टाइम कम होता है हमें कभी-कभी खाना बनाने के लिए, तो आप फटाफट से निकालिए। आपको काटने का प्रोसेस बिल्कुल ही स्किप करना पड़ेगा, मतलब आपको ये नहीं होगा कि कोई भी चीज़ कट करनी है। फटाफट से निकाला, बनाया, टाइम भी कम लगता है और आपका काम भी बहुत ही जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए मैंने बनाकर इसको स्टोर कर लिया है, और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में। फ्रिज में नहीं रखना है कोई भी चीज़, सारी चीज़ों को ना आपको फ्रीज़र में ही रखना है, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेंगी।
और अब मैं आपको इसे ना यूज़ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने डायरेक्टली फ्रिज से निकाला और जो मैं स्टू बना रही थी ना उसमें डाल दिया और इसको डायरेक्ट ऐसे भून दूँगी तो बिल्कुल टमाटर का ही काम करेगा। मतलब टमाटर तो है ही ये, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि फ्रीज़र में मैंने रखा था। अच्छा जी, अब बारी आती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होता है और बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, तेल को पकाना। जैसे कि मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ ना तो इसको पकाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैं क्या करती हूँ रमज़ान के वक़्त में ख़ासकर मैं ना तेल को ज़्यादा क्वांटिटी में एक बार पका लेती हूँ। जब धुआँ उसका निकलने लगता है फिर उसको ठंडा करके तब मैं स्टोर करती हूँ। तो ऐसे ना बहुत ही कम टाइम लगता है। जब भी मुझे कोई चीज़ बनानी होती है बस डाला, साथ में सारी चीज़ें डाल दी क्योंकि तेल पका हुआ होता है ऑलरेडी, तो उसको पकाने की ज़रूरत नहीं लगती और फटाफट से सारा काम हो जाता है। जैसे कि सरसों का तेल होता है ना, इसमें एक बहुत ही उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, तो उसको जब तक अच्छे से नहीं पकाएं तब तक वो नहीं जाती है। तो जब इस तरह से तेल आपका रखा होता है पहले से पका हुआ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है और बहुत ही कम टाइम लगता है तेल को पकाने में। अच्छा जी, अब बारी आती है जो एक और बहुत टाइम टेकिंग काम है वो है प्याज को भूनना। मतलब जैसे कि कौरमा बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं तो ना प्याज को भूनने का काम, प्याज को छीलो फिर भूनो तो बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग लगता है। तो मैं सबसे पहले प्याज को छील लेती हूँ, उसके बाद में इसे ना फ्राई कर लेती हूँ। तो ये जो छिलके निकले थे ना प्याज के, इनको आपको बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करना है। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं तो आप इन्हें ना पानी में भिगाकर और करीब 1 हफ्ते के लिए पानी में भिगाइए। उसके बाद में उसी पानी को आप प्लांट्स में डालिए तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की। तो बिल्कुल भी इन्हें डिस्कार्ड मत करिएगा। अब जी यहाँ पर ये देखिए मैंने जो प्याज़ था ना उसको छीलकर और कद्दूकस से ग्रेट कर लिया था, मतलब स्लाइस में कट कर लिया था। इससे बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्रिस्पी आपका प्याज तलकर तैयार होगा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने प्याज को तल लिया था। अच्छा, कढ़ाई की तरफ मत जाइएगा क्योंकि पता नहीं क्यों प्याज के पानी से ही जो ये कढ़ाई थी साइड साइड में या एल्युमिनियम की थी तो वो सारी चीज़ें चिपक गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसको एज़ इट इज़ छन्ने में निकाल कर रख दिया था। जब सारा तेल निकल गया तो फिर मैंने इसको ना एक टिश्यू पेपर या फिर किसी पेपर पर डाल दिया तो ये बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया था। ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुनिए सिर्फ। तो आपने ये आवाज़ इसकी सुनी होगी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये प्याज। तो इसे ना अब मैं एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर और फ्रीज़र में स्टोर करूँगी, फ्रिज में नहीं स्टोर करूँगी। इससे ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। अब जी एक और प्रिपरेशन की बारी आती है जो कि है बेसन की प्रिपरेशन। अगर आप ये छोटी-छोटी चीज़ों को ना पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेंगे ना तो आपको ना इफ्तार के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और आपको इफ्तार के लिए ना 2 बजे से या 3 बजे से किचन में जाने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आप बस लास्ट मोमेंट पे भी अगर जाएँगे तो फिर तो भी सारे काम हो जाएँगे आधा 1 घंटा पहले। तो अगर आप मतलब जिस हिसाब से इफ्तार की तैयारी करते हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर जो पकौड़ों का बैटर होता है उसकी मैं तैयारी कर लूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है आधा किलो बेसन। उस पे मैंने ना भुना कुटा ज़ीरा जो था और भुनी कुटी जो धनिया होती है ना, ज़ीरा और धनिया एक ही में मैंने भून लिया था। उसके बाद में इसे क्रश कर लिया। साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डालकर क्रश करके और वो इसमें ऐड कर दूँगी 2 से 3 टेबल स्पून। टेबल स्पून में मैं सारी चीज़ें बताऊँगी तो आप इसकी क्वांटिटी का ख़्याल रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून भर के हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, 3 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है और 2 से 3 टेबल स्पून ये सूखी हुई धनिया ली है। अच्छा, मैंने धनिया भी सुखा लिया था तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो ताज़ी हरी धनिया भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने पहले से ही इसमें डाल दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने अजवाइन ली, हाथों से अच्छे से क्रश कर लिया था। उसके बाद में मैं 4 टेबल स्पून भर के इसमें कॉर्न स्टार्च लूँगी या जो कॉर्नफ्लावर होता है वो। आप चाहें तो इसे स्किप करके इसमें चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, उससे भी पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कॉर्नफ्लावर यूज़ करती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं या बेकिंग सोडा जो यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। मैं बेकिंग सोडा बहुत ही कम यूज़ करती हूँ और यूज़ भी करती हूँ तो मैं लास्ट मोमेंट पे डालती हूँ पूरा बैटर तैयार करने के बाद में।
अब आप इसे ना मिक्स करके और इसे स्टोर कर लीजिएगा एक कंटेनर में। तो ये आपका ना पूरे महीने के महीने चलेगा और बिल्कुल भी मतलब टाइम नहीं लगेगा आपको पकोड़े बनाने में। और इस तरह से ना अगर आप स्टोर करेंगे तो बेसन ख़राब भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें नमक मिर्च वगैरह है। नमक वैसे भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है बेसन। अच्छा, मैं अब आपको बनाकर दिखाती हूँ कि कितनी जल्दी फटाफट से पकोड़े बन जाते हैं। बेसन जो था वो पहले से ही तैयार था, उसमें मैंने प्याज कटे हुए डाले और थोड़ा-सा पानी डाला और इसको अच्छे से मिक्स करके इसके पकोड़े बना लूँगी। अच्छा, इसलिए मैं पकोड़े और भी बना रही थी कि मुझे ना इसका नमक भी चेक करना था कि कम या ज़्यादा होगा, तो अभी मैं एडजस्ट कर लूँगी। तो मैंने जब बनाए तो मुझे थोड़ा-सा नमक कम लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा-सा एडजस्ट कर लिया था। इसीलिए मैंने बताया है कि 3 टेबल स्पून डाला है और आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जो भी कुछ हो टेस्ट करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पकोड़े बना लिए थे और इस कढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर करिएगा, क्योंकि जो जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था ना, उसी में मैंने पकोड़े बना लिए थे। तो यहाँ पर ये देखिए एकदम क्रिस्पी से पकोड़े बनकर तैयार हैं। बहुत ही आसान रहता है, तो इस तरह से आप करके ना बेसन को स्टोर कर सकते हैं। अब जी बारी आती है हरी चटनी की। तो हरी चटनी तो रमज़ान में यूज़ होती ही होती है। हरी चटनी है, इमली की मीठी चटनी है। तो अगर आप हरी चटनी के को बार-बार बनाने से बचना चाहते हो, तो आप इस तरह से बनाकर बल्क में स्टोर कर लीजिए, तो आपको ना बहुत ही कन्वीनिएंट रहेगा। इसके लिए ना मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है, पुदीना लिया है। हरा धनिया जितना लिया है उसका आधा मैंने पुदीना लिया है और हरी मिर्च ली है अपने टेस्ट के हिसाब से, लहसुन की कलियाँ ली और इन सारी चीज़ों को डाल दूँगी मैं एक ब्लेंडर जार में। अच्छा, जो लहसुन है वो मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है जितना नॉर्मली पड़ता है, क्योंकि मुझे लहसुन का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक और ज़ीरा, बस इतनी ही चीज़ें डालूँगी और साथ में मैं इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस भी डालूँगी, 1 नींबू का रस डालूँगी। इससे क्या होगा, जो चटनी का कलर है वो बरकरार रहेगा और बिल्कुल भी काली नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर पहले मैं इसको बिना पानी के पीसूँगी, उसके बाद में मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी और साथ में पानी जो जितना भी मुझे चाहिए उतना पानी डालकर और इसको एकदम बारीक सा आपको पेस्ट बना लेना है। तो जब चटनी बनी हुई फ्रिज में पड़ी होती है ना, तो आपको बहुत ही आसानी रहती है। आप अगर कोई रोल वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए चटनी को निकाला और फटाफट से रोल बना लिया, या फिर आप किसी चीज़ का, किसी चिकन वगैरह का मैरिनेशन कर रहे हैं तो उसमें भी ये काफ़ी यूज़ होगी और बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है फ्रिज में, अगर फ्रीज़र में स्टोर है। तो इसको मैंने पीस लिया था बारीक सा। अब मैं इसे भी आइस क्यूब की ट्रे होती है ना, उसमें डालकर इसे स्टोर कर लूँगी फ्रीज़र में। उसके बाद में मैं इसके क्यूब्स निकाल लूँगी। निकालने के बाद में आप किसी भी ज़िप लॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर और इसे पूरे महीने के महीने यूज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको चटनी बनाना हो, तो चटनी बनाने का प्रोसेस ये है कि आप ना एक आइस क्यूब निकालिए, उसको थोड़ी देर के लिए काउंटर टॉप पे छोड़ दीजिए। जब वो डिफ्रॉस्ट हो जाए तो उसमें आप पानी या फिर दही वगैरह जिस तरह से भी चटनी बनाना चाहते हैं तो उसमें डालिए और मिक्स करिए और आपकी चटनी इंस्टेंट चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ये दही की चटनी बनाई है। मैंने उसी ब्लेंडिंग जार में थोड़ा-सा दही ऐड किया और उसको हल्का सा चला दिया। उसके बाद में ये देखिए हरी चटनी कितनी बेहतरीन, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली चटनी बनकर तैयार है, जो कि हम शवरमा वगैरह पे बनाते हैं ना और रोल पे जो यूज़ करते हैं, वही वाली चटनी बनकर तैयार होती है। चिकन के साथ में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी आती है इमली की चटनी की। तो इमली के लिए मैंने ना यहाँ पर इमली ली थी, करीब 250 ग्राम इमली थी ये शायद। तो उसको ना मैंने पहले भिगा दिया था, तो थोड़ी-सी मैंने निकाल ली थी और 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर इमली को पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। तो जब ये भीग जाएगी ना, उसके बाद में इसका आपको पल्प निकाल लेना है। और मैं क्या करूँगी, पल्प निकाल कर ना थोड़ा-सा पल्प भी स्टोर कर लूँगी। तो इसे ना जब भी आप हरी चटनी बना रहे हैं या फिर रगड़ा चाट वगैरह बना रहे हैं या बिरयानी में, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी का जो पल्प होगा उसकी मैं चटनी बना लूँगी। तो मैं इस व्लॉग में चटनी की रेसिपी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा व्लॉग है।
तो मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगी। जो इमली की गुड़ की चटनी होती है, वैसे तो सबको बनानी आती ही है, लेकिन फिर भी मैं उसकी रेसिपी ना दूसरे व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से मसल कर इसको इसका सारा पल्प निकाला है। अच्छा, आप जब भी कोई भी किचन का काम करें ना, तो सबसे पहले ख्याल रखा करिए कि अपने हाथों को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया करिए। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ तो मैं पहले से ही वॉश करके आती हूँ, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैंने डायरेक्टली ही मतलब यूज़ कर लिए हैं। अपने हाथ में बहुत ही ख़्याल रखती हूँ इस चीज़ का कि मैं अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लूँ, क्योंकि किचन का काम है, खाने का काम है और हाइजीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बार पानी में और अच्छे से मसल लिया था, उसके बाद में सारा पल्प निकाल दिया था और ये देखिए बहुत ही अच्छा सा पल्प इसका तैयार है। इसको मैं जो आइस क्यूब ट्रे होती है थोड़ा सा उसमें डालकर स्टोर कर लूँगी और जो बाकी का बचेगा उसकी मैं चटनी बना लूँगी। तो इस तरह से भी आप इमली का पल्प स्टोर कर सकते हैं और इंस्टेंट जब भी चटनी बना रहे हैं कुछ भी, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो व्लॉग है ना, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत ही मेहनत करी है इस व्लॉग में और ये एक दिन की मतलब वीडियो नहीं है जो आपको ये 28 मिनट की दिख रही है। इसको बनाने में मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं, और क्योंकि रमज़ान का टाइम है और भी बाकी के काम होते हैं और साथ में मुझे ये भी प्रिपरेशन करनी थी, तो इसे बनाने में मुझे बहुत ही टाइम लगा। अच्छा, आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से दिखती हैं कि मैंने फ्रीज़र में रखा और निकाल कर आपको दिखा दिया, लेकिन इन सारी चीज़ों के पीछे बहुत ही टाइम लगता है और बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और अगर वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक भी किया करिए। और हाँ, अपना फ़ीडबैक देना मुझे बिल्कुल भी मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, तो उसको ज़रूर आप पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो अब फिर से मैं टमाटर कट कर रही थी यहाँ पर। पहले टमाटर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा लाल लाल से टमाटर थे, तो मैंने सोचा चलो इसकी ना प्यूरी बनाकर फ्रीज़ में स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि टमाटर कट वाले तो चाहिए होते हैं, लेकिन जो प्यूरी होती है वो भी बहुत यूज़ होती है। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो टमाटर लिए थे, इसको मैंने बारीक बारीक सा कट कर लिया था। उसके बाद में इसका बारीक सा एकदम पेस्ट बना लिया था और मैंने एक ट्रे ली, उसमें नीचे लगाया था मैंने ये क्लिंग फिल्म जो होता है वो, ताकि आसानी से जो इसकी क्यूब्स हैं वो निकल आए। अब मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में और फिर शाम को, मतलब शाम हो गई थी, तो मैंने 1 से 2 घंटे के बाद में इसको निकाल कर इस पे हल्के-हल्के से कट लगा दिए थे ताकि आसानी से ये निकल आए। तो जी, अब बारी आती है हरी मिर्च का पेस्ट बनाने की। तो हरी मिर्च का पेस्ट मोस्टली बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, मैं खाने में भी यूज़ करती हूँ, लाल मिर्च कम यूज़ करती हूँ मैं। तो मैं यहाँ पर हरी मिर्च को धोकर इसका बारीक बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। वैसे भी ये मिर्च रखी हुई थी तो ये ख़राब होने के मतलब लास्ट पॉइंट पे थी। सारी मिर्च जो थी वो सूखी जा रही थी और थोड़ी सी लाल लाल सी पक भी रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो इसका पेस्ट बनाने का तरीका भी वही है जो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने का है। मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में डाला और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, पानी बिल्कुल भी मत यूज़ करिएगा और इसको ना एकदम बारीक सा पीस लीजिएगा। तो इससे ये जो हरी मिर्च का पेस्ट है ये काला नहीं होगा और अच्छा सा एकदम बारीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पेस्ट बना ही रही थी, इतनी देर में लाइट भी चली गई, तो जितना तैयार हुआ था ना, मैंने सोचा चलो उतना ही ज़्यादा मतलब बारीक नहीं हुआ था, लेकिन मैंने उतना ही उसको आइस क्यूब ट्रे में डालकर और फ्रीज़ कर दिया था। फिर बाद में मैं इसे निकाल कर जब भी मुझे चाहिए होगा 1 क्यूब निकालूंगी, डिफ्रोस्ट करूँगी और यूज़ कर लूँगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनकी प्रिपरेशन अगर आप कल करके पहले से ही रख लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है और आपकी जो लाइफ है वो एकदम आसान हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए इमली का पेस्ट और चटनी और जो वो क्यूब थे मिर्च के, तो वो भी फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को निकाल लूँगी और फिर इन्हें किसी भी ज़िपलॉक बैग में या किसी भी कंटेनर में डालकर रख दूँगी। अच्छा जी, ये जो आइस ट्रे है ना, ये अभी मैंने कुछ दिन पहले ही मीशो से मंगाई थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वैसे मुझे उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें पहले चाकू से साइड से स्क्रैप करना पड़ता है फिर निकलती है, लेकिन इसे नीचे से मैंने हल्का सा पुश किया और ये ऊपर आ गई, क्योंकि नीचे ना इसका सिलिकॉन का बेस है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट रहा, तो मुझे बहुत पसंद आई। आप चाहें तो मीशो से ले सकते हैं या फिर विशाल में मैंने इसको देखा था, विशाल मेगा मार्ट, तो वहाँ पर भी ये अवेलेबल थी। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ज़िपलॉक बैग में डाल दिया है और इसी तरह से मैं बाकी के क्यूब्स भी निकाल कर
ज़िप लॉक बैग में डाल दूँगी और इसे फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा जी, आप लोग बताइए कि आपके यहाँ क्या-क्या चीज़ें तैयार हुई हैं? आपने कौन-कौन सी प्रिपरेशन कर ली है? और घरों की सफाइयाँ कर ली हैं कि नहीं करी हैं? और जो फूड प्रिपरेशन होती है, वो रमज़ान से पहले आप लोगों ने कर ली है? और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो वो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी तो तैयारियाँ थोड़ी बहुत हो गई हैं, थोड़ी बहुत अभी बाकी हैं। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं अकेले हूँ और आजकल ना मेरे यहाँ गेस्ट बहुत आ रहे हैं। क्योंकि मेरे जो एक रिलेटिव हैं तो वो एडमिट है यहाँ हॉस्पिटल में, तो वो जो भी उन्हें कोई देखने आता है तो वो ज़रूर आता है मेरे घर पे। तो इस वजह से मेहमानों का ना आना-जाना लगा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। वीडियो अब शूट की हुई पड़ी है, लेकिन मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो हो सकता है मेरे रमज़ान से पहले-पहले के कुछ जो वीडियोज़ हैं वो रमज़ान से पहले आएँ, जो भी जो रमज़ान की प्रिपरेशन के वीडियो है ना व्लॉग, तो वो हो सकता है रमज़ान से पहले-पहले तक मैं अपलोड कर दूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल कर रख दिया था। तो अब बारी आती है जो टोमेटो प्यूरी थी ना उसकी। तो उसे देखिए मैंने इस तरह से पहले से ही थोड़ा-सा इसका ना कट लगा दिए थे, जिससे बहुत ही आसानी से ये सारे जो क्यूब्स हैं कट जाएँगे और जो इसका साइज़ है वो एकदम इक्वल निकलेगा। आप चाहें तो जो ये टोमेटो प्यूरी थी ना इसे पकाकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली इसको बिना बॉयल किए, बिना पकाए ही बनाया है। तो इस तरह से भी बहुत ही ईज़ी होगा और बहुत ही सही रहेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आपको बनाना हो तो आप एक क्यूब निकाल कर ग्रेवी में डालिए और आपकी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये एक क्यूब करीब 1 टमाटर के बराबर है, एक मीडियम साइज़ का टमाटर है, उससे थोड़ा-सा ज़्यादा ही होगा। तो इस हिसाब से मैंने इसको बनाकर रखा है। अब मैंने इसको ना एक बड़े से बॉक्स में रख दिया था और इसको रख दूँगी फ्रीज़र में। अब बारी आती है चने और मटर की। रमज़ान हो और चने और मटर ना बने तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे यहाँ तो पूरे 30 रोज़े मतलब चने और मटर, या फिर जो रगड़ा चाट होती है वो, या फिर चने की जो बॉइल्ड वाली चाट होती है वो, मतलब बनती ही रहती है, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। तो वो मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो चने लिए हैं और आधा किलो मटर। दोनों चीज़ों को भिगा दूँगी अच्छे से वॉश करके, उसके बाद में इसे नमक डालकर बॉयल करूँगी। मटर को मैंने यहाँ पर हल्दी और नमक डालकर बॉयल किया था, लेकिन चनों में सिर्फ नमक डाला था। अच्छा, मुझसे गलती एक ये हो गई, मुझे मटर को ना हल्का-सा बॉयल करना था, थोड़ी-सी वो खड़ी-खड़ी सी रहे, लेकिन ये पता नहीं कौन-सी थी, 2 विसल में ही, जो कुकर की 2 सीटियाँ होती हैं ना, उसमें ही ये गल गई थी, बिल्कुल रगड़ा बन गई थी। तो मुझे एज़ इट इज़ स्टोर करना पड़ा। हालाँकि मुझे बुरा बहुत लगा, क्योंकि आप जब खड़ी-खड़ी सी मटर रखते हैं ना तो उसे किसी भी तरह से बना सकते हैं, लेकिन जब वो गल जाती है तो उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने इनको बॉयल करके ठंडा कर लिया था, उसके बाद में मैं इसे ज़िप-लॉक बैग में रख दूँगी। अच्छा, वैसे मैं छोटे-छोटे बैग्स यूज़ करती थी, लेकिन मेरे पास वो ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बड़े बैग में ये रखा है। और उसके बाद में जब मुझे चाहिए होगा ना, मैं निकाल कर थोड़ी देर गर्म पानी में डालूँगी, या फिर आधा 1 घंटा पहले निकाल लूँगी फ्रीज़र से और फिर इसकी चाट बना लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मटर कितनी ज़्यादा गल चुकी थी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाएगी। बनना तो रगड़ा चाट मतलब गल कर ही है, तो इस तरह से रगड़ा चाट बनाएँगे। बाकी की जो मटर है वो मैं बाद में कभी भी बना सकती हूँ, कुछ भी बनाना हुआ तो। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग और सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। बाकी की प्रिपरेशन मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊँगी। और अगर आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए ढेर सारा ख़्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।